میڈرڈ जुलाई 1936। ذرا सोचिए, एक ऐसी रात जहां गलियों में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छाया हुआ है। ये वो सुकून नहीं था जो रात के वक्त होता है, बल्कि ये एक आने वाले तूफान की खामोशी थी। फिर अचानक एक दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ टूटता है। हिज़्ब इख्तिलाफ के एक बहुत अहम रहनुमा को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा लिया जाता है। तो आइए इस वाक़ये की गहराई में उतरते हैं। ये कोई मामूली सियासी कत्ल नहीं था। ये दरअसल वो चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते एक पूरे मुल्क को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। आज के इस तफसीली जायजे में हम तारीख के इस इंतहाई जज्बाती और तारीख दौर का सफ़र करेंगे। स्पेन का खून, एक मुनक़सिम कौम। ये सिर्फ एक उन्वान नहीं है, बल्कि ये एक पूरे मुआशरे के बिखर जाने की इंतहाई तकलीफ़देह दास्तान है। हम एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर कर सकते हैं जहां उस वक्त तकरीबन 30% आबादी को पढ़ना लिखना तक नहीं आता था। लोगों के दरमियान फासले और नफ़रतों की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि मुआशरा मुकम्मल तौर पर 2 हिस्सों में बँट चुका था। ये महज एक सियासी इख्तलाफ नहीं था, ये एक ऐसी नफ़रत थी जिसने मुल्क की बुनियादों को अंदर से खोखला कर दिया था। तसादुम की चिंगारी और आधी रात का वो कत्ल। ये हिस्सा हमें बताता है कि वो रात का वाक़या सिर्फ एक पुरशिद्दत जुर्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी आंधी की इब्तिदा थी जिसने अगले 3 तवील सालों तक पूरे स्पेन को अपनी लपेट में ले लिया। हालात, जैसा कि अक्सर होता है, बहुत तेज़ी से काबू से बाहर होने लगे। जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको ने मराकेश में बगावत का बुगल बजा दिया, और फिर जो हुआ उसने स्पेन की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। इस जंग ने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। कल तक जो पड़ोसी खुशियों और गमों में शरीक होते थे, वो जानी दुश्मन बन गए। भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो गया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का या कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिल सका। एक कौम 2 हिस्सों में तकसीम, 2 स्पेन आमने सामने। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह सिर्फ इक़्तिदार की कोई आम सी लड़ाई नहीं थी, बल्कि दरअसल 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं और नज़रियात का टकराव था, जो बदकिस्मती से एक ही जुग्राफियाई सरहद के अंदर कैद होकर रह गए थे। अगर हम इस टकराव को करीब से देखें तो एक तरफ रिपब्लिकन्स थे, उनमें इस वक्त की चुनी हुई हुकूमत, मजदूर, किसान और दानिश्वर शामिल थे, और ठीक उनके मद्दे मुकाबिल नेशनलिस्ट्स खड़े थे, जिन्हें फ़ौज के ताकतवर जर्नैलों, चर्च और बड़े ज़मींदारों की पुष्टपनाही हासिल थी। हम किसी की तरफदारी किए बगैर वाक़ईतन ये देख सकते हैं कि ये माशरे के 2 मुख्तलिफ तबकात के दरमियान एक ऐसी गहरी खलीज थी जिसने एक पूरी कौम को निगल लिया। ये सिर्फ 2 पार्टियां नहीं थीं, ये माशरे को बीच से चीर देने वाली एक लकीर थी। और ये तबाही फैली कितनी तेजी से, जरा इस सफ़र को देखें। जुलाई 1936 में मराकेश से बगावत की आग भड़कती है। फिर अप्रैल 1937 तक आते आते गेर्निका की हौलनाक बमबारी सामने आती है। वक्त आगे बढ़ता है। 1938 के मौसम ख़ज़ां में एब्रो की खौफनाक और खूनी जंग लड़ी जाती है, और बिलाखिर मार्च 1939 में मैड्रिड के सुकूत के साथ ही खाना जंगी के इन शोलों ने पूरे मुल्क को जलाकर खाक कर दिया था। आलमी जंग का अखाड़ा, एक प्रॉक्सी तसादुम। ये अलमिया बदकिस्मती से सिर्फ स्पेन की सरहदों तक महदूद नहीं रहा। बैरूनी ताकतों ने इसे अपने मज़मूम मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। ये एक इंतहाई चश्मकशा और सच पूछें तो तकलीफ दे हकीकत है कि दुनिया की बड़ी जमहूरियतों ने इस वक्त आंखें मूंद लीं और अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाई। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इस इंतहाई नाजुक वक्त में स्पेन को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया, और इस आलमी तन्हाई का नतीजा ये निकला कि मुल्क डिक्टेटरों की साजिशों और उनके सफाकाना इरादों के सामने बिल्कुल बेबस और निहत्ता हो गया। पर्दे के पीछे तो एक मुकम्मल और खौफनाक आलमी खेल जारी था। एक तरफ नेशनलिस्ट थे जिन्हें नाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली की खुली हिमायत मिल रही थी, उन्होंने अपने जदीद तरीन टैंक और तबाकन लड़ाका तैयारे स्पेन भेज दिए। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स थे जिन्हें सोवियत यूनियन से हथियार मिल रहे थे, और दुनिया भर से हजारों रजाकार, जिन्हें इंटरनेशनल ब्रिगेड्स कहा गया, जमहूरियत की खातिर वहां पहुंच गए। नतीजा क्या निकला? स्पेन एक अलमनाक तजुर्बागाह में तब्दील हो गया, जहां आलमी ताकतें अपना अपना बारूद आजमा रही थी। आलमी जंग की मश्क और आसमान से बरसती आग। ये वो वक्त था जब आने वाली दूसरी आलमी जंग की एक खौफनाक रिहर्सल स्पेन की सरजमीन पर की जा रही थी। गिर्निका, अप्रैल 1937 की इस दोपहर को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बिल्कुल पुरअमन गांव जिसका इस जंग से वैसे कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, वहां आसमान से आग बरसाई गई। जर्मन लड़ाका तैयारों ने मासूम और बेगुनाह शहरियों पर अंधाधुंध बमबारी की। ये महज एक फ़ज़ाई हमला नहीं था, बल्कि दूसरी जंग अजीम की एक इंतहाई बेरहम रिहर्सल थी, जहां आम इंसानों को इज्तिमाई तबाही का निशाना बनाया गया। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस वहशियाना जंगी मशीन ने बिलाखिर रिपब्लिकन मुज़ाहमत को कुचल कर रख दिया। पहले एब्रो की खूनी जंग में उन्हें एक तबाहकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद
बार्सिलोना और वलेंशिया जैसे बड़े शहर यके बाद दीगरे गिरते चले गए और आखिरकार जब बागी फौजें मैड्रिड में दाखिल हुईं तो उम्मीद की वो आखिरी किरण भी हमेशा के लिए बुझ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 4 दहाइयों की खामोशी और आमरीत का तारीक साया। जंग का मैदान तो बिलाखिर खामोश हो गया, मगर असल तबाही और कर्ब का मंजर तो अभी बाकी था। 5 लाख, जरा इस हिंसे की संगीनी को महसूस कीजिए। ये उन जानों की तादाद है जो इस पूरे अलमिये की भेंट चढ़ गईं। ये इतना बड़ा नुकसान है जिसे अल्फाज में ढालना नामुमकिन सा लगता है। और बात सिर्फ मौत तक महदूद नहीं थी। लाखों लोग अपना घर, अपनी मिट्टी और अपना सब कुछ छोड़कर फ्रांस और मेक्सिको की तरफ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। एक पूरा माशरा अपने ही वतन से बेदखल कर दिया गया। हथियारों की आवाजें भले ही थम चुकी थीं, लेकिन 1 अप्रैल 1939 को जनरल फ्रैंको की जीत का ऐलान दरअसल अमन का आगाज नहीं था। ये स्पेन की तारीख के सबसे तारीक बाब यानी एक 40 साला तवील और जाबिराना अमरीत की शुरुआत थी। एक ऐसी अमरीत जिसने खौफ के मारे लोगों के होंठ सी दिए। खानदानों के दरमियान नजरियात की बुनियाद पर पड़ने वाली इन गहरी दरारों को भरने में कई दहाइयां लग गईं। ये वो पोशीदा जंग थी जो सड़कों पर नहीं बल्कि रोजाना खामोशी से लड़ी जा रही थी। इस सफर के आखिर में एक इंतहाई दर्दनाक सवाल उठता है। इन बेनाम कब्रों के नीचे, जिनकी कोई शनाख्त नहीं, जब नजरियात की अंधी जंग किसी मुल्क की रूह को इस कदर बुरी तरह जख्मी कर दे, तो क्या वो जख्म कभी वाकई भर पाते हैं? इमारतें शायद दोबारा बन जाएं, मईशतें संभल जाएं, लेकिन जो जज्बाती और नफसियाती खंडरात ये जंगें पीछे छोड़ जाती हैं, वो तारीख के पन्नों में हमेशा सिसकते रहते हैं। और यही वो सबक है जो हमें मजबूर करता है कि हम मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाते हुए तारीख के इन तारीख असबाक को कभी फरामोश